सीधा सवाल के आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं शिक्षा के समय। जो आज शिक्षा जो है वो एक बदला हुआ जो परिदृश्य है, उस बदले हुए परिदृश्य में शिक्षा मध्य प्रदेश में बच्चों को किस तरह से पहुंच पाए और कैसे शिक्षा सामान्य लोगों तक पहुंच सकती है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री दीपक जोशी जी हमारे साथ हैं। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है सीधा सवाल में। और दीपक जी, सीधा सवाल में जैसा हमारा हमेशा ये रहता है कि हम सीधे सीधे मुद्दे की बात करते हैं। और चूँकि आप एक बड़ा पद आपने प्रदेश में संभाला शिक्षा राज्य मंत्री के रूप में, और बहुत सारे काम आपने अपने समय में किए। आज जो शिक्षा ये बदल गई है जो कोरोना के बाद में, क्या देखते हैं कोरोना के बाद में जो शिक्षा का स्थिति है प्रदेश में, कैसे देखते हैं आप? नहीं, कोरोना की जो महामारी, वैश्विक महामारी हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में हुई, पूरा विश्व इससे प्रभावित हुआ है। ऐसे दृष्टिकोण में भारत जो कि सबसे युवा देश भी है, युवा देश होने के साथ साथ अगर हम देखें कि शैक्षिक व्यवस्था सरकारी तंत्र के भरोसे ज़्यादातर निर्भर होती है, लेकिन निजीकरण भी तेज़ी से हुआ है। बहुत से अच्छे स्कूल भी आज खुले हैं, गाँव तक शिक्षा पहुंच गई है। और ये भी तय है कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का जो सर्व शिक्षा अभियान था, उसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि मध्य टोलों तक आज स्कूल पहुंच गए, टीचर पहुंच रहे हैं। तो ऐसे दृष्टिकोण में ये हो रहा है। लेकिन कोरोना की ये वैश्विक बीमारी जिससे पूरे संसार की रीढ़ कहीं न कहीं तोड़ दी, अर्थतंत्र टूटा ही टूटा, लेकिन साथ में शिक्षा, जिसमें कि हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य में भी जहाँ के सबसे ज़्यादा वन है, जहाँ के सबसे ज़्यादा नदियाँ हैं, फॉरेस्ट है, उसके बाद भी जनजाति है, उसके बाद भी जो बच्चा स्कूल जाना चाहता था उसको स्कूल मुहैया होता था। तो ऐसे दृष्टिकोण में हर एक गांव कहीं ना कहीं स्कूल से जुड़ गया था। लेकिन कोरोना की इस महामारी में जब पूरा तंत्र एक तरीके से बंद हो गया, ठप हो गया, तो स्वाभाविक रूप से स्कूल भी उसमें कहीं ना कहीं बंद हुए। अब स्कूल बंद होने के साथ साथ जो सरकार ने व्यवस्था की, वो व्यवस्था मेरे ख्याल से कारगर नहीं थी। सरकारी स्कूल में तो सरकार ने कह दिया कि टीचर अब घर घर जाके स्कूल खोलेंगे, हमारा स्कूल अपना घर, ऐसा कुछ अभियान जैसा चलाया था, लेकिन वो कभी सार्थक नहीं हुआ। ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था भी की गई, लेकिन वो ऑनलाइन की पढ़ाई भी इसलिए सार्थक नहीं हो पाई कि बहुत से गाँव में तो स्मार्टफोन नहीं थे, अपना नेटवर्क नहीं मिलता था, तो इस कारण से नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि जो बड़े स्कूल थे वहाँ पर ये व्यवस्था कहीं ना कहीं कारगर रूप से हुई। तो मैं ये कह सकता कि कोरोना के इस काल में हमारे यहाँ बच्चों का एक साल पूरी तरीके से ख़त्म हुआ है। नहीं, लेकिन आप क्योंकि इस जैसा आपने अभी बोला ही कि कोरोना के साल में इस साल शिक्षा अधूरी रह जाएगी, तो पूरी अधूरी रह जाएगी, लग रहा है कि एक साल पूरा शिक्षा का गया। नहीं, आंकड़े देने के अगर हम खालिस्तान भरने की बात है तो हम कह देंगे कि होगा, लेकिन अगर हम स्वीकार करें तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं होगा। हमें इन बच्चों के साथ, जैसे कुछ जगह जनरल प्रमोशन की बात है कि जनरल प्रमोशन दे रहे हैं, कुछ जगह ये हो रहा है, कुछ जगह हम सिलेबस को कम करें। सिलेबस कम करना एक अच्छी बात है कि आप सिलेबस को कम कर दो, लेकिन बच्चे को पढ़ाई का जो बोझ है, अगर वो, क्योंकि प्राइवेट स्कूल वाले तो नहीं मानेंगे, भले ही वो स्वीकार कर ले लेकिन मानेंगे नहीं। तो ऐसे दृष्टिकोण में बच्चों की जो पढ़ाई है वो प्रभावित तो हुई है जी, क्योंकि जो स्कूल का माहौल होता है, घर का माहौल होता है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। जी, स्कूल में कंपटीशन का माहौल होता है, टीचर होता है अवेलेबल, तो बच्चा उससे पूछ लेता है। घर में तो बहुत से लोग नहीं बता पाएंगे। तो ऐसे दृष्टिकोण में साल भर उनका अगर जा रहा है तो भविष्य की चिंता उन पर परिवार वालों को रहती है कि हमारा बच्चा अब एक साल पिछड़ जाएगा। तो इस पिछड़ने को दूर करने के लिए मेरे ख्याल से एक काम हम कर सकते हैं कि बच्चे की जो वो है नौकरियों में भर्ती की या कॉलेजों में भर्ती की जो उम्र होती है, उसमें कहीं ना कहीं हम लिख दें कि कोरोना के कारण इसको एक साल का अपग्रेडेशन देगा, लेकिन परीक्षा में बैठना पड़ेगा, पढ़ाई उसकी पूरी हो। क्योंकि बीच का अगर हमने गैप कर दिया, जैसे मैथ्स के बारे में कहते हैं कि अगर एक अध्याय गायब हो गया, साइंस के बारे में कहते हैं, इतिहास के बारे में कहते हैं, अगर वो गायब कर दिया और आगे का हमने पढ़ा दिया तो जो बेस है बीच का, ये विसंगतियाँ अभी आई भी है। जैसे 10th और 12th का जो सिलेबस अभी इन्होंने रिड्यूस किया है, कम किया है, उसमें ये विसंगति आई है कि उन्होंने सिलेबस बीच में कहीं से कट किया है। तो ये आप कितना सही पा रहे हैं? क्योंकि ये एक स्थिति तो वो ठीक नहीं है। मेरा ये कहना है कि बच्चों को पढ़ाई पूरी करवाना चाहिए। क्या हम अगले साल जब कोरोना की जैसा कहते हैं कि टीका आ जाएगा, उसकी वैक्सीन आ जाएगी,
तो वैक्सीन के बाद क्या बच्चे को हम एक्स्ट्रा क्लास करवा के या दूसरे तरीके से करवा के वो चीज़ करवाए ज़रूर, क्योंकि सिलेबस को हम कम करेंगे ये ठीक कहीं ना कहीं है, लेकिन उस सिलेबस को अगर बीच में से कम करा तो जो अगर बीच में से टूट गया तो आने जाने का रास्ता तो बंद हो गया। तो ऐसे रूप में कहीं ना कहीं उसकी पढ़ाई में कमजोरी आएगी, और ये तो मैं लगता ही है कि कहीं ना कहीं वो कमजोरी आई तो वो आगे के टाइम में जब कंपटीशन का मामला आएगा तो कहीं ना कहीं कमज़ोर अपने आप को महसूस करेगा। तो उसको कमज़ोर महसूस नहीं होने देना चाहिए, उसको बाकी चीज़ों में फैसिलिटी हम दे दें। जैसे स्कूल के मामले में भी बहुत सी बार बात आती है कि स्कूल माननीय न्यायालय ने निर्देश दिया कि वो ट्यूशन फीस लेंगे, लेकिन ट्यूशन फीस लेने के बाद स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा, टीचर्स की सैलरी, ये सब अगर देखें तो बहुत से स्कूल वाले कहते हैं हमारे तो इसमें हो ही नहीं पाएगा। तो ऐसे दृष्टिकोण में सरकार ने जैसे आरटी के तहत बच्चों को एडमिशन दिया, ज़्यादातर स्कूल गांव के, निजी स्कूल गांव के हैं, छोटे स्कूल हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा, टीचिंग का खर्चा बहुत लंबा नहीं है। तो क्या सरकार आरटी के तहत इनको कोई मदद कर सकता है क्या? जी, क्योंकि हमारे देश में हम सबकी चिंता करते हैं, तो ऐसे में बच्चों की चिंता करने की जिम्मेदारी पहले है। और मैं आज ये भी आपसे स्वीकार करता हूँ आपके इसके माध्यम से कि भारत की आज़ादी के बाद पहली बार तो हमारी शिक्षा नीति परिवर्तित हो रही। जी, हम कहते रहे मैकाले की शिक्षा नीति बर्बाद कर रही, लेकिन पहली बार शिक्षा परिवर्तन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आया है इस शिक्षा नीति के कारण। तो इस शिक्षा नीति में कहीं ना कहीं शिक्षा को, चूँकि रक्षा हमारा महत्वपूर्ण वो होता है, लेकिन रक्षा के बाद शिक्षा का जो बजट होता है वो बहुत कम होता है। मैं खुद शिक्षा मंत्री रहा हूँ, मैंने देखा है कि शिक्षकों की जो वो है आज मतलब ज़रूरत, उसमें हम बहुत कम शिक्षकों को पहुँचा पाते हैं। स्कूलों में 30 बच्चों पे कहने को तो होता है कि 30 बच्चे पे एक शिक्षक होगा, लेकिन 100-100, 200 बच्चों पे एक शिक्षक है। जी। तो ये बहुत बड़ी कमी है। इस कमी को कैसे पूरा करके आगामी उसको करें तो कहीं ना कहीं ठीक होगा। और आपने ये भी बताया कि दिल्ली में वहाँ के शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि जब तक हम बीमारी नहीं होगी तब तक इसको दूर करेंगे। नहीं, ये मेरा एक प्रश्न ये भी था, ये इसीलिए था ये कि क्या स्कूल कोरोना महामारी के बाद ही खुलेंगे, ये स्थिति जो बन रही है उसको देखते हुए? नहीं, देखिए मेरा ये मानना है कि अब राजनीतिक रूप से हम कह सकते हैं कि राजनीति में भीड़ इकट्ठी करने के लिए बोल दिया आपने। सोशल रूप से भी 200 लोगों की शादी हो सकती है, 200 की जगह गांव में मैं तो देख रहा हूँ 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार की शादियाँ भी हो रही है। जहाँ वहाँ मृत्यु भोज की परंपरा है वहाँ भी हो रहा है। बाज़ारों में भी हमने देखा दीपावली की रौनक पूरी कहीं ना कहीं आ गई। तो ऐसे दृष्टिकोण में बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए कहीं ना कहीं ये ठीक भी है। और मेरा मानना है कि 1 साल पूरा ब्रेक दे देना, हमको गैप दे देना चाहिए। 1 साल का गैप देने के बाद उस बच्चे की भविष्य को सोचते हुए, उस पर कोरोना का वो लिखते हुए, उसको बाकी फैसिलिटी हम क्या दे सकते हैं 2 साल 3 साल के अंदर, वो फैसिलिटी देकर उसको वो जो टाइम पीरियड उसके हाथ से निकल गया उसको पूरा करने की कोशिश करें। लेकिन कहीं ना कहीं लग नहीं रहा है कि एक जो गैप बन गया है ये शिक्षा का, इसमें कोई डिसीजन सरकार की तरफ से मिल नहीं पा रहा है, एक सुस्त रवैया सरकार का है इसमें। नहीं, सरकार को लेना चाहिए, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की, ये लोकतांत्रिक देश है, सरकार के भरोसे देश चल रहा है, तो ऐसे दृष्टिकोण में सरकार को निर्णय लेना चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि एक बार बड़े शिक्षाविदों को बिठाना चाहिए जो हमारे यहाँ हैं आज भी, उनसे इन चीज़ों का सॉल्यूशन लेना चाहिए। या कोई सर्वे कोई ना कोई हो सकता है अच्छी एजेंसी के माध्यम से सर्वे करा के सरकार को इस पे निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि शिक्षा देश की नींव होती है। रक्षा हमारी सैनिक हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन आंतरिक जो ढांचा है वो शिक्षा के माध्यम से बनता है। आज जागरूक भारत बन रहा है तो निश्चित रूप से शिक्षा कहने के बढ़ावा मिला है, उसके कारण आज भारत इस स्थिति में पहुंचा है। आज गांव का बच्चा इंजीनियर बनने का सपना देख सकता है, मेडिकल में जाने का सपना देख सकता है। तो ये स्थिति बन गई है। तो ऐसी स्थिति में हम किसी बच्चे के साथ अन्याय नहीं होने दें। तो इसलिए हमें कोशिश होना चाहिए कि ये जो गैप है इसको पाटने की व्यवस्था कहीं ना कहीं होना चाहिए। कोरोना की बीमारी पूरे विश्व में कहीं ना कहीं चपेट में, हम आज कुछ देशों को उदाहरण भी ले, लेकिन हम अगर सीधे सीधे उनकी नकल करेंगे तो भारत में ये संभव नहीं है। भारत को अपने नज़रिए से देखते हुए क्या हमारे यहाँ बच्चों को हम इस गैप को भरने की व्यवस्था कर सकते हैं, इस पर विचार करना चाहिए। नहीं, लेकिन अभी जैसा आपने बोला कि कोई सर्वे कराना चाहिए, मैं भी स्कूलखबर.com के माध्यम से लगभग पूरे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में हम घूम रहे हैं, जानकारियाँ ले रहे हैं। 80% से ऊपर स्कूल, ये बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है, सरकार का आंकड़ा कुछ और हो सकता है, लेकिन 80% से ज़्यादा स्कूल मध्य प्रदेश स्कूल बोर्ड के जो वो खुले नहीं हैं। वहाँ नर्सरी से 8वीं की पढ़ाई नहीं हो रही है, ऑनलाइन एजुकेशन भी नहीं हो रही है। तो उस स्थिति में क्या होगा, आगे क्या भविष्य देख रहे हैं आप? नहीं, जैसे बोर्ड के स्कूल आपने बोला, बोर्ड MP बोर्ड, वैसे मैं तो ये बोल सकता हूँ कि मैं तो मिनिस्टर रहा हूँ, CBSE बोर्ड से टफ होता है MP बोर्ड। 10% की मार्किंग ज़्यादा होती है ऐसा कहते हैं CBSE बोर्ड में। तो लेकिन उसके बाद भी मध्य प्रदेश बोर्ड से बैठने वाले बच्चों
क्योंकि मैंने कहा ना कि यहाँ सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा जनजाति के लोग हैं। वैसे ही पढ़ाई यहाँ थोड़ी सी कम होती है। जनजाति लोगों में पहले अपने खेती बाड़ी देखना, अपने जानवरों को देखना, उसके बाद पढ़ाई को कहीं ना कहीं देते हैं। तो हम वैसे ही पढ़ाई में थोड़ा सा पीछे हैं। शैक्षणिक व्यवस्था में भी आज स्कूल की बिल्डिंग है, लाइट है, टॉयलेट है, शिक्षक की उपस्थिति है, ये सब बातों में सरकार लगातार प्रयास तो कर रही, लेकिन हम थोड़ा सा पीछे हैं। तो इसमें बच्चों को जो 1 साल का गैप है, वो गैप देकर ही पढ़ाई करना चाहिए। सिलेबस में हम जरूर कोशिश कर सकते हैं कि कोई टफ चीज़ों को थोड़ा सा ओवरलूट करके और अच्छी चीज़ों को ला के सरलता के माध्यम से उसकी पढ़ाई करने का प्रयास करें। या कुछ ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि जिसमें उनका साल तो बचना मुश्किल है, मुझे लगता है। जब हमारी आर्थिक व्यवस्था ही कहीं ना कहीं ध्वस्त हो गई, इकनॉमी कहीं ना कहीं टूट रही है, तो ऐसे दृष्टिकोण में शिक्षा को टूटने से बचाने के लिए बच्चों को पूरी पढ़ाई की तरफ का हमको कंसंट्रेट करना चाहिए। और जो सिलेबस हमारे शिक्षाविदों ने बनाया उसको पूरा करना भी चाहिए। शॉर्टकट रास्ता हम नहीं अपनाएं। नहीं, लेकिन एक और बड़ा जो समस्या आ रही है, जैसा आपने बोला कि 1 साल का गैप कर देना चाहिए शायद, और फिर अगले साल एक नई प्लानिंग के साथ करना चाहिए था। लेकिन इसमें सरकार की तरफ से, चूँकि स्कूल संचालक जो है, अभी जो आप स्थितियाँ, मैं आपको आंकड़ा शेयर करूँ कि 1000 मध्य प्रदेश की स्थिति है, 1000 से ज़्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं और 1000 से ज़्यादा स्कूल अभी बंद होने की स्थिति में आ चुके हैं। तो क्या सरकार को कोई सपोर्ट प्राइवेट स्कूल को नहीं करना चाहिए था? नहीं, मेरा मानना है, मैं तो बहुत छोटे छोटे स्कूलों में भी गया, प्राइवेट स्कूलों में, उनके टीचर बहुत मेहनत करते हैं, संचालक बहुत मेहनत करते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि प्राइवेट निजीकरण के आड़ में कहीं ना कहीं कमर्शलाइजेशन हुआ। बहुत से अच्छे स्कूल मैंने देखे जहाँ बहुत अच्छा काम होता है। लेकिन चूँकि मैं ग्रामीण क्षेत्र का विधायक रहा हूँ, लंबे समय तक ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों के टच में रहा हूँ, निश्चित रूप से उनको भी कोरोना के इस कारण से कहीं ना कहीं दिक्कतें तो जा रही है जी। तो सरकार को, चूँकि हाईकोर्ट ने निर्णय दे दिया कि हाँ ट्यूशन फीस ले सकते हैं, माननीय मोदी जी ने अपील की कि आप उनको वेतन देना जारी रखें। बहुत से लोगों ने करने का प्रयास भी किया, लेकिन इस टूटन से बचने के लिए सरकार ने जैसे बाकी क्षेत्रों में पैकेज निकाले, ऐसा कुछ न कुछ पैकेज इसमें निकालना चाहिए। जैसे उनका लोन अगर है तो लोन में 3 साल 4 साल तक का ब्याज क्या हम माफ़ कर सकते हैं, क्या उनकी किस्तें जो है उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। इनकी एक सामान्य सी मांग भी जो है, चूँकि मैं अभी नीलम पार्क पे जब धरना पे बैठे थे, सामान्य सी मांग है कि अगर हमारी मान्यता, जैसे CBSE ने क्या किया कि 5 साल मान्यता बढ़ा दिया, तो एक सामान्य सी मांग भी नहीं मांगी जा रही है कि 5 साल मान्यता बढ़ा दीजिए। ये तो बहुत सामान्य मांग है। और मेरा तो ये मानना था कि आप अपने शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से जो कहीं ना कहीं दिक्कत में है उनकी तो मदद करना चाहिए सरकार को, क्योंकि बहुत से अच्छे स्कूल है कहीं ना कहीं दिक्कत में है, वो करना चाहिए। दूसरा, जो बच्चे हैं, बच्चे तो आ नहीं रहे, ट्यूशन फीस भी मेरे ख्याल से नहीं मिल रही। ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में तो कहीं ना कहीं हो जाता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आज भी उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे दृष्टिकोण में मेरा ही मानना है कि इनके लिए भी कोई ना कोई पैकेज, जो सरकार ने अन्य क्षेत्रों के पैकेज निकाले थे, इनके लिए भी कोई ना कोई पैकेज निकालना चाहिए जिसमें इनकी मदद हो सके। जी। क्योंकि स्कूल भी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर है, या अगर स्थापना का व्यय है, एस्टेब्लिशमेंट का, या दूसरा व्यय है, तो वो तो करना है उनको। अब बहुत से स्कूल वाले हमारे पास आते हैं कि हमने अभी बस खरीदी, बस की किस्त चालू है, तो क्या उस बस की किस्त को, बस के जो फाइनेंस कंपनी है उनसे बात करके कि भाई इसको थोड़ा सा ऐसी मदद करते, वैसी मदद करते, निकालना चाहिए। और ये बहुत बड़ा सेक्टर है मेरा मानना शिक्षा। दो चार बहुत सामान्य सी मांग, जैसे मैंने एक बताया कि मान्यता को लेकर मांग है, एक उनकी बहुत सामान्य सी मांग है कि हमारी RT की जो पुरानी फीस बाकी है, जो पेंडिंग पेमेंट बाकी है, वो आप पूरी करा दीजिए। उसके अलावा उनकी मांगे हैं कि आप जो बिजली के बिल आ रहे हैं, कंटिन्यू आए जा रहे हैं स्कूलों में, और भी कुछ छोटे मोटे, जो जैसा आपने बात किया कि लोन को लेकर हुआ, इस टाइप की चीज़ों, बहुत सामान्य सी मांगे हैं। पर कहीं ना कहीं मुझे, जो हम सबको लगा कि सरकार सुन नहीं रही है। नहीं, सरकार को करना चाहिए। और मैंने तो जब कोरोना काल शुरू हुआ था तभी मैंने RT की फीस के लिए, मेरे पास कुछ टीचर्स आए थे कि भाई हमको टीचर, अगर आप बोल रहे हैं कि मोदी जी कह रहे हैं कि हम टीचरों को सैलरी दें, हम पूरी नहीं देंगे, आधी देंगे, हम देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे RT की फीस 17 की रुकी हुई है, 18 की रुकी हुई है, 2-3 साल की रुकी हुई है। और वो कुछ थोड़े से कारण ऐसे बताए कि जो जानबूझ के थे, कुछ तो मैंने उनकी मदद करने की कोशिश की, कुछ लोगों को फीस मिली भी। लेकिन मेरा ये मानना है कि क्या हम RT की फीस थोड़ा सा एडवांस दे सकते हैं क्या? ये भी हो सकता है कि एडवांस अगर दें तो उनको कहें कि आपके संचालन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो हम दूसरी मदद नहीं करें। लेकिन आज जब बाकी सेक्टरों को मदद मिल रही है, तो ये जो मदद है, जैसे आपने बोला मान्यता का मामला, मान्यता 5 साल के लिए दी जा सकती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर उसमें कहीं गड़बड़ियाँ होगी, आपके तो बाकायदा कानून बना हुआ है। नहीं, अभी तक आपने ऑलरेडी मान्यता दी हुई है, कई सालों से मान्यता चल रही है,
तो जब ऑलरेडी इसकी मान्यता कई सालों से चल रही है तो 5 साल मान्यता की अगर वो डिमांड कर रहा है आज स्थिति बदली स्थिति में, तो मेरे ख्याल से एक अलग डिमांड तो नहीं है। नहीं, मान्यता में अगर वो गलत काम करता है, जैसे हर साल मान्यता का इसलिए नियम रखा था कि स्कूल में कोई गलत बात हो जाती है तो उसकी मान्यता रोक दी जाए। बच्चा चूंकि 7वीं में पढ़ रहा है और आठवीं में उसकी मान्यता रद्द कर दी तो बच्चा कहाँ जाएगा, इसलिए हर साल मान्यता का मेरे ख्याल से ये कानून बनाया था। लेकिन अभी इस काल में अगर आपको लगता है कि मान्यता ठीक नहीं है तो 1 साल का नोटिस देके उसकी मान्यता रद्द कर सकते हैं। लेकिन अभी तो जो मांग कर रहे हैं 5 साल की, इसको मान लेना चाहिए, मान सकती है सरकार। मैं भी कोशिश करूँगा अपनी तरफ से कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मुलाकात करके कोशिश करूँगा कि आपने अच्छे सुझाव जो आपके माध्यम से मुझे मिले कम से कम एक बार मुख्यमंत्री तक पहुँचाने का प्रयास मैं भी करूँगा। भैया बहुत धन्यवाद। एक बड़ा ये भी हो रहा है कि जैसे माननीय न्यायालय ने ट्यूशन फ़ीस के लिए बोल दिया कि आप ट्यूशन फ़ीस जमा कर दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति बिल्कुल सही नहीं है, पेरेंट्स अपने खुद के खर्चे नहीं निभा पा रहा है, तो क्या वो आज की स्थिति जो बनी हुई है वो स्थिति में वो फीस जमा कर पाएगा? मैंने तो ये देखा कि एक पेरेंट की सबसे बड़ी इच्छा होती है कि उसका बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल पढ़े और वो उसके लिए किसी भी कीमत तक जाने के लिए तैयार होता है। उसकी अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई को बच्चे पे लगाने के लिए तैयार होता है। मैंने बहुत से परिवारों को ऐसा देखा है। तो ऐसे दृष्टिकोण में जब इंडस्ट्री सेक्टर लगभग बैठ गया था, छुट्टियों पे चले गए थे, इनफैक्ट उनकी मदद थी कि जो सक्षम थे वो लोग कर पाए, लेकिन जिनको 10,000 15,000 रुपये सैलरी मिलती थी, अगर उसके बच्चे को 7,500-8,000 रुपये की वो है फीस तो वो कर नहीं पाएगा जी। तो ऐसे दृष्टिकोण में सरकार को ये करना चाहिए कि 1 साल के लिए उस वर्कर का फैक्ट्री से कोई सर्टिफाइड कॉपी ले लेना चाहिए कि भाई इसकी ये फीस है और इसको ये फीस जमा नहीं कर पा रहा। उसमें सरकार क्या कोई रास्ता निकाल करके जमा कर सकती है, या फिर उसके अभिभावक को जब दोबारा काम पे लग जाएगा तो क्या स्कूल थोड़ा सा कम करके, थोड़ा सरकार आगे बढ़े, थोड़ा स्कूल आगे बढ़े, दोनों के बीच में इस गेप को ख़त्म करने की अगर व्यवस्था बन सकती है तो सरकार को बनाना पड़ेगा, स्कूल नहीं बना पाएंगे। सरकार को अपनी तरफ से इसको स्कूल को देना चाहिए, पॉलिसी बना करके कुछ हम मदद करेंगे, कुछ आप मदद लिए। और ऐसा हो सकता है बड़ी फैक्ट्रियाँ जो है उन फैक्ट्रियों से भी किया सकता है, या CSR फंड सरकार के पास है। इस साल हम जब पूरे देश कहीं ना कहीं निर्माण से दूर हो रहा है तो CSR फंड के माध्यम से उनकी मदद करते हैं जी, ये हो सकता है। नहीं, पर इतनी सेंसिटिविटी से जो आप बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि अगर इतनी ही सेंसिटिविटी आज अगर शिक्षा विभाग दिखा दे तो मेरे ख्याल से सारी समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं। पर आपको नहीं लग रहा है कि शायद या सरकार इलेक्शन में बहुत बिजी रही और उसका ध्यान नहीं रहा, शिक्षा प्राथमिकता नहीं बन पा रही है इस प्रदेश में? नहीं, वो तो अब मैंने कहा ना, देश का अब यही कह सकता हूँ कि सरकारें बहुत बनी यहाँ पर, लेकिन पहली बार शायद 70 साल बाद नई शिक्षा नीति हमारी आई। जो शिक्षा हमारे यहाँ अंग्रेजों के टाइम से चली आ रही थी उसमें फेरबदल जरूर हुआ, अच्छा फेरबदल भी हुआ, मैं नहीं कह सकता कि सब काम बुरा ही हुआ, अच्छा भी हुआ काम, लेकिन एक नई नीति पहली बार हमारे देश के हिसाब से बनी है। अब उसका क्रियान्वयन ठीक से हो जाए, अगर वो क्रियान्वयन ठीक से हो गया तो कहीं ना कहीं देश की नई अपनी नीति जो भारत से जोड़ के बनी है वो नीति बनेगी, तो ये होगा। और दूसरा मैंने कहा कि शिक्षा उपकर भी एक बड़ा वो है, अभी जो भी आपका कोई निर्माण होता है उसमें शिक्षा उपकर लगाया जाता है जी। तो CSR फंड और शिक्षा उपकर अगर दोनों को मिला ले तो हम, जैसे निर्माण अब सब बंद हो रहे, सरकार कह रही है कि हम पुल नहीं बना पाएंगे, हम सड़क नहीं बना पाएंगे, स्कूल की बिल्डिंगें नहीं बनाए, चलो ठीक चल जाएगा, लेकिन ऐसे अभिभावकों की मदद करना हमारी पहली जिम्मेदारी होना चाहिए। और ये एक अच्छा फंड हो सकता है कहीं ना कहीं, इसके माध्यम से ऐसे लोगों की मदद हम कर सकते हैं और अब तो चिन्हित भी हो जाएंगे। अगर ये होता है कि सबको देना है, जरूरी नहीं है, अब तो चिन्हित हो जाएंगे, जिन्होंने नहीं दिया उनका चिन्हांकन करके पहले सरकार कर ले, उसके बाद मदद देने की व्यवस्था करे। कोई कौन किस क्लास का था, कोई अच्छी तनख्वाह पाने वाला था, उसकी एकदम तनख्वाह बैठी, बच्चा बड़ी फीस वाले, क्योंकि मैंने तो ये भी देखा 3-3 लाख 3.5 लाख फीस वाले स्कूल भी हैं। बिल्कुल। अब उसका फादर हो सकता है कि किसी फैक्ट्री में जनरल मैनेजर हो, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर हो, HR में हो, अब उसकी तनख्वाह भी उतनी थी, लेकिन आज हो सकता है फैक्ट्री एकदम बैठ गई, अब उसकी व्यवस्था कैसे होगी? जी। क्योंकि ये मैंने बताया ना, एक अभिभावक का सपना होता है कि बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल पढ़े, पूरी कोशिश करता है, अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई लगा के वो कोशिश करता है कि बच्चा अच्छे स्कूल पढ़े, फीस भी देता है वो, लेकिन अब चूँकि इस स्थिति के कारण अक्षम हो गया तो सक्षम बनाने की जिम्मेदारी समाज की है, सरकार की है और हम स्कूल संचालकों की। सरकार जो है एक तो मदद नहीं कर पा रही है, और एक जो बड़ा सिचुएशन एक लोगों के सामने आ रही है, स्कूल संचालकों की जो आ रही है विशेषता, कि एक अलग अजीबोगरीब फरमान आ रहे हैं। मैं एक एग्जांपल आपको फरमान का देता हूं, जिसमें उनके पास फरमान आता है कि यदि SC/ST बच्चा जो है वो इनरोल नहीं हुआ है, यानी उसने जो उसको स्कॉलरशिप मिल रही थी वो स्कॉलरशिप यदि नहीं मिल पा रही है उसको, तो उसके लिए स्कूल जिम्मेदार है और स्कूल के खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए।
स्कॉलरशिप देने की व्यवस्था ऑनलाइन है, ऑनलाइन व्यवस्था की जाती, उसमें पेपर फॉर्मेलिटी तो पूरी करना पड़ेगी। कितनी बार क्या होता, बच्चा पेपर फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करता और कहता है कि मेरे स्कॉलरशिप नहीं आई, तो ये कहीं ना कहीं बच्चे की गलती है या उसके अभिभावक की गलती है। तो ऐसे दृष्टिकोण में स्कूलों को हम बाध्य करें, ये मेरे ठीक नहीं है, क्योंकि स्कूल का पुराना रिकॉर्ड भी हम देख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं गलतियाँ हुई है, फर्जीवाड़ा भी हुआ है, उसको रोका जा सकता है। लेकिन रोकने का ये तरीका ठीक नहीं है कि हम स्कूल को सीधा सीधा इस चीज़ से जोड़ दें। तो पहली बात इस पर कहीं ना कहीं नज़र रखते हुए, अपने आईटी का ज़माना है, आईटी के सर्वोत्तम साधन भी आज की तारीख में उपलब्ध है, तो उनका उपयोग हमको अधिक से अधिक करना चाहिए और इस प्रकार की बातों को रोकना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही है। एक और अब जिस तरह स्थिति अभी है, तो मैं एक आपसे पूछना चाहूँगा, क्या देखते हैं आप अभी आने वाला जो समय है इसमें शिक्षा में आपके हिसाब से क्या लगता है कि क्या ऐसा कदम होना चाहिए जिससे शिक्षा की स्थिति को सही किया जा सके? अच्छा जी, मैंने कहा ना कि शिक्षा नीति तो नहीं आ गई, उसका क्रियान्वयन करने वाले लोग कितनी सक्षमता से और परिश्रम से उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। नहीं तो हमारे यहाँ ढर्रा चला आ रहा है। मैंने खुद ने कोशिश की थी कि डीओ ऑफिस में जो स्थापना में एक बार लगा है वो 28 साल 30 साल से स्थापना में लगा देता है जी, जो अकाउंट में लगा है वो 28-30 साल अकाउंट में लगा देता है। तो क्या इनको परिवर्तित किया सकता है? 3 साल 4 साल के अलावा कोई भी आदमी इन सीटों पे नहीं बैठेगा। जी, ये भी हो सकता है, ये तो बहुत आसान सा निर्णय है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अभी जो परिदृश्य है उससे मैं तो कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि एक तो हमारे देश में कुछ लोगों को सरकार के भरोसे रहने का ज़्यादा वो हो गया। लोकतांत्रिक देश है, ये जनता के तंत्र से चलता है, लेकिन इसको हम सरकारी तंत्र कह सकते हैं। जी, तो सरकारी तंत्र की विफलता और सफलता शिक्षा को आगे बढ़ाने में और पीछे करने में कहीं ना कहीं बहुत थी। आप दिल्ली का मैं भले कह सकता हूँ, वहाँ का उदाहरण है, उन्होंने एक बहुत अच्छी व्यवस्था की। हम बहुत सी जगह बहुत से स्कूल, अभी योगी जी ने जैसे पूरे शिक्षकों की भर्ती का एकदम निर्णय ले लिया, उन्होंने तत्काल निर्णय ले लिया कि हम सभी शिक्षकों को भर्ती करेंगे। तो ऐसे कुछ निर्णय सरकार को लेना पड़ेंगे। जब हम सरकारी तंत्र के भरोसे बैठकर बाकी काम कर सकते हैं, तो शिक्षा को भी सरकार को बहुत उससे देखना पड़ेगा। और चूँकि हमारे मुख्यमंत्री जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, लाडली लक्ष्मी जैसी अभिनव योजनाओं को चलाने के सूत्रधार हैं, तो उनकी इच्छा शक्ति तो बहुत अधिक तक है। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने देखा कि बजट का अभाव इसमें कहीं ना कहीं दिखता है। तो बजट के अभाव के लिए मैं जब रहा, मैं लगातार लिखता रहा कि CSR फंड और शिक्षा उपकर ये तो कम से कम स्कूलों पे खर्च किया जाए। लेकिन दिक्कत ये है कि राजनीति में ओबलाइज करने की एक व्यवस्था होती है। अगर नगर निगम है तो पार्षद को ओबलाइज करना है, पार्षद को ओबलाइज करना है तो वो शिक्षा उपकर का कहीं स्टेडियम बनाने में, कहीं पार्क बनाने में, कहीं दूसरे कामों में लग जाता है। ऐसे CSR फंड का उपयोग कंपनियां अपने हिसाब से देखती है। वो गांव में नाली बना देगी, पीने की पानी की टंकी बना देगी। तो मेरा ये कहना है कि क्या हम 2-3 साल इन फंड का हम सरकार के सोर्स को रिसोर्स पे ध्यान नहीं दें, लेकिन इन रिसोर्स पे जो CSR से मिलता है या इससे मिलता है उपकर से, इसको ले। और दूसरा, समाज में भी आज भी बहुत से लोग हैं जिसको हम कर सकते हैं। मैं शिक्षा मंत्री था तब मैंने कोशिश की थी कि हम पहले प्राइमरी एजुकेशन को ठीक करें। योजनाएं हमने बहुत सी बनाई और मैंने ये कहा था कि हम एक अपील करें कि भाई शिक्षक दिवस से लेके दिवाली दशहरे तक एक 3-4 महीने का अभियान चलाएं, जिसमें हम ये कहें कि प्रणाम पाठशाला अभियान। हर आदमी अपनी उस क्लास को, उस स्कूल को जरूर देखने जाए जिसमें उसने प्राइमरी किया। और आज जो सक्षम लोग हैं उसमें 95% लोगों ने प्राइमरी सरकारी स्कूल से किया, तो उसमें सरकारी तंत्र था पूरा। आज ज़्यादातर IAS IPS मेरे ख्याल से बिजनेसमैन सब कहीं ना कहीं अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो निश्चित रूप से उनका प्राइमरी एजुकेशन गवर्नमेंट में हुआ होगा। मेरा खुद का हुआ, मैं तो हालांकि पूरा थ्रू आउट गवर्नमेंट में रहा, लेकिन वो गवर्नमेंट में हुआ। तो मैं जिस स्कूल में पढ़ा उस स्कूल में जब पहली बार गया तो मुझे लगा कि यहाँ क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ NSS का वो नहीं है, बैंड नहीं है, आप उसके लिए कुछ पैसे दे सकते हैं। मैं कितने लगेंगे? वो 11,000 रुपये। ठीक है, दे देते हैं। लाइब्रेरी के लिए बुक्स चाहिए तो हमने कहा ठीक है, दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आपको भी अगर भेजा जाएगा कि आपके प्राइमरी स्कूल पे जाओ तो आपको लगेगा कि यार मैं आज इतना बड़ा आदमी खड़ा हूँ तो इसकी वजह से अनाराम ABCD तो मैंने इसी सीखी जी। तो आपको लगेगा निश्चित रूप से कुछ न कुछ करें। विद्यालय पे लिखा रहना चाहिए कि आपको तो मैंने खड़ा कर दिया, लेकिन अब मेरे को जरूरत है तो आप मुझे कुछ न कुछ मदद करें। तो समाज का तबका बड़े रूप से आना चाहिए। दूसरा, मैंने नामकरण के लिए बोला था कि स्कूलों के आज हमारे लगभग 1,28,000 बिल्डिंग्स है जिनका कोई नामकरण नहीं है। तो क्या हम गांव के लोगों को प्रेरित करें कि मृत्यु भोज पे तो आप लाखों रुपया खर्च करें? लाखों रुपये मैंने देखा है, 10-10 लाख 15-15 लाख के मृत्यु भोज होते हैं।
क्या मरते भोज का एक हिस्सा आप स्कूल को दे सकते हैं। अगर आप एक हिस्सा देंगे तो हम आपके पिताजी के नाम पे, आपके माताजी के नाम पे, आपके पूर्वजों के नाम पे इस स्कूल का नाम रख देंगे। बशर्ते सिर्फ तहसीलदार उसको तस्दीक कर दे कि ये किसी गलत काम में इन्वॉल्व नहीं है। अब उसके नाम पे हम कर देंगे, गांव का वैसे ही प्रतिष्ठित आदमी होगा तो उसके नाम पर स्कूल हो गया, स्कूल के पास रिसोर्स आ गया, रिसोर्स आने से स्कूल का डेवलपमेंट हो जाएगा। क्योंकि आज भी हमारे पास खेल के मैदान नहीं है, टॉयलेट नहीं है, पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है। ये व्यवस्था अगर हो जाती है इस रिसोर्स से तो कहीं ना कहीं टीचर तो बहुत अच्छे हैं, सरकारी स्कूल के टीचर बहुत बड़ा ज़्यादा सुशिक्षित भी होते हैं, BEd DEd कंपलसरी है। तो ऐसे दृष्टिकोण में शिक्षा का तंत्र चलाने का सामाजिक एक जो उठाना चाहिए, और मैं तो कोशिश यही करना चाहिए सरकार को कि अब जनता के भरोसे शिक्षा को छोड़ने का एक प्रयास होना चाहिए। सरकारी तंत्र, स्कूल संचालकों के भरोसे बीच की कड़ी जो जनता है उसको जोड़ते हुए हम कैसे इस तंत्र को ऊपर उठा सकते हैं, नहीं, ये इस पे हमको काम करना चाहिए। इसमें एक बड़ा जो, चूँकि मैं आप ऑलरेडी इतने शिवराज जी के साथ ही आपने काम किया कैबिनेट में, शिवराज जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और फिर से बड़े अंतर से जीत के सरकार बन रही है, लेकिन एक इतना सेंसिटिव भी मुख्यमंत्री हमारे, पर शिक्षा जैसे मुद्दे पे जैसे आपने बोला कि बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम इस स्थिति में भी, कोरोना की स्थिति में भी एक अच्छा सोल्यूशन लेके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आप फिर भी क्यों नहीं लग पा रहा है कि सरकार तक या तो बात नहीं पहुंच पा रही है, या सरकार को अभी इस कोरोना के बाद में समय नहीं मिल पाया मुख्यमंत्री को कि वो इसको आगे लेके जा सके। मैंने कहा स्कूल का जो तंत्र बहुत पुराना है, और घर में भी जैसे पुरानी लाइन होती है ना और नई लाइन बनती है तो अक्सर फॉल्ट होता है जी। वो फॉल्ट की कमी कहीं ना कहीं है। शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच की कड़ी जो हमारा अधिकारी वर्ग है, वो मैं नहीं कहूँगा कि सभी अधिकारी वर्ग ठीक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तंत्र इतना बड़ा कर दिया हमने कि उसमें कोई ना कोई मिनमेक निकाल के उसको टालने की कोशिश करता है, क्योंकि विभाग बहुत बड़ा है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। तो ऐसे दृष्टिकोण में जो काम करने वाला आदमी होता है वो काम करने की पूरी कोशिश करता है। मैंने बहुत से अधिकारियों को देखा है पूरी तल्लीनता से काम करने का प्रयास करते हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि लाइनें इतनी पुरानी हो गई या जो सिस्टम इतना वो हो गया, तो इस सिस्टम को ठीक करने के लिए कहीं ना कहीं नया रास्ता हमको निकालना पड़ेगा। और रास्ता अगर निकल गया, मुख्यमंत्री तक बात पहुंचती है तो वो रास्ते के माध्यम से थ्रू वापस चल जाएगी। एक बार हम शिवराज जी को बता के जो सिद्ध करने की हो सकता है, जैसे एक आया था कि एक परिसर एक शाला एक परिसर, कि सारे स्कूलों को एक जगह इकट्ठा करके बच्चों को मैजिक से या उससे बुलाया जाए। आज उस पर प्रयास शुरू हुआ, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं रुक गया। तो ये कह सकते हैं ना कि रेलवे लाइन बीच तो रही, लेकिन ट्रैक में कहीं ना कहीं गड़बड़ी आ गई, तो वो फिर ये समझ आ जाता कि ये हो ही नहीं सकता। और नहीं होने के कारण वो कहीं ना कहीं अधिकारी बदल जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि शिक्षाविद को ही कोई बड़ी जिम्मेदारी देके 3-4 साल इस सिस्टम को लाने के लिए, और बहुत से लोग मैं जानता हूँ जिनका हम उपयोग कर सकते हैं। हमारे यहाँ पूर्व मुख्य सचिव रहे शरद बिहार, वो शिक्षा पे बहुत काम करते हैं, बहुत काम करते हैं। बहुत से हमारे पत्रकार साथी हैं, समाज के बाकी लोग हैं जो बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं। तो उनको बिठा के एक बार इस तंत्र को ठीक करने की जिम्मेदारी हम सब लोगों को होना चाहिए। और मैं यही कोशिश करूँगा कि क्या आगामी शिक्षक दिवस पर हम शिक्षक का दिवस मनाते हैं, लेकिन शिक्षक की कामना भी पूरी करने के लिए उस तंत्र को ठीक करना चाहिए। तो क्या शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी और समाज के वो लोग जो शिक्षा के लिए सोचते हैं, करते हैं और कहीं ना कहीं आगे उनका करने का विचार है, उनको जोड़कर कैसे इस तंत्र को ठीक किया सकता, इसका करने का प्रयास हमारा होना चाहिए। मध्य प्रदेश, मध्य में हमारा प्रदेश है, शिक्षा हमारे लिए कि व्यवसाय वो भी हो सकता है, क्योंकि बड़ी संख्या में पूरे देश के लोग यहाँ आ सकते हैं पढ़ने के लिए। जैसे बेंगलोर एक हब है, कोटा एक हब है, क्या मध्य प्रदेश के भोपाल इंदौर हम नहीं हो सकते? हम इसके लिए प्रयास, ये भी एक हो सकता है। तो इस प्रयास पे भी हमको ध्यान देना चाहिए। हमारे इंदौर में अच्छे वो हैं कोचिंग संस्थान, लेकिन क्योंकि मध्य प्रदेश की बॉन्डिंग मुझे लगता है कम हुई, तो ऐसे दृष्टिकोण में क्या हम इसको उससे भी लें, निवेश से भी जोड़ के देखें, तो मध्य प्रदेश का फायदा हो सकता है। इसको लेके अब हमको कोशिश करना चाहिए। एक आखिरी सवाल दीपक जी, जो मैं चाहता हूँ कि एक संक्षिप्त में अगर आप मुझे बता सकें कि अभी जो स्थिति बदल चुकी है, तो अब जो है इस स्थिति में स्कूल क्या करें, उसके संचालक क्या करना चाहिए? नहीं, जिनके पास अपने रिसोर्स हैं और वो स्कूल का संचालन आसानी से कर सकते हैं, तो उनको थोड़ा पीछे भी हटना है तो पीछे हट के करें। लेकिन जिनके पास रिसोर्स नहीं है, उनको सीधा सीधा सरकार के भरोसे बैठने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उस रिसोर्स को क्या अन्य तरीक़ों से हम कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, उसकी तरफ प्रयास होना चाहिए। समाज में चूँकि आज भी मैं तो कहता हूँ भारतीय समाज कहीं ना कहीं सहिष्णु है, सबको साथ लेकर चलने वाला देश है जी। तो ऐसे दृष्टिकोण में हमको अपने जो बच्चे हैं
उनको कैसे आगे बढ़ाने के लिए व्यवस्था हो सकती है सहूलियत के अनुसार, वो करने का प्रयत्न होना चाहिए। जैसे प्राइवेट स्कूल के बच्चों के पास ज़्यादातर के पास स्मार्टफोन है, ऑनलाइन पढ़ाई में कहीं पीछे तो नहीं हट रहा, क्या उसको गैपिंग तो नहीं हो रही, कहीं ना कहीं वो अलग तो नहीं लग रहा, तो उसकी व्यवस्था उनको होना चाहिए। टीचर तो घर पे आ सकता है, तो टीचरों को भी भेजे घर पे, जो कमज़ोर बच्चा दिखता है या जिस बच्चे तक पहुंचना चाहिए टीचर को, वो पहुंचाने की जिम्मेदारी भी स्कूलों को होना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं एक समाज में, इस विपदा में, जब पूरा समाज कहीं ना कहीं बिखरा बिखरा सा नज़र आ रहा है, ऐसे में स्कूल संचालकों को समाज को जोड़ने की काम भी करना चाहिए। हम कहीं ना कहीं अभिभावकों का जो मनोबल है उसको बनाए रखने का काम भी करें, उसको तोड़ने का काम नहीं करें। तो मैंने देखा अभी बहुत से फीस के दबाव बना रहे हैं, फीस आपको भरनी पड़ेगी, फीस ये करना पड़ेगी, तो ये दबाव बनाने का काम भी स्कूल संचालक नहीं करे। और स्कूल संचालकों को सरकार क्या मदद कर सकती, इस पर एक कोई ना कोई हमको रिपोर्ट तैयार करना चाहिए और सरकार तक जाना चाहिए। मेरे को लगता है कि निश्चित रूप से चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, बहुत ही संवेदनशील सरकार है, उस पर विचार करेगी, उस बात को पहुंचाने का प्रयत्न करेगी। स्कूल संचालकों के साथ एक बड़ी दिक्कत ये है कि वो बहुत बिखरे बिखरे जी, उनका कोई एक संगठन नहीं है जो अलग बात करे। मैंने कितनी बार बैठाने की कोशिश की, लेकिन अलग से दूसरे की राय अलग होती, तीसरे की राय अलग होती। क्या एक राय बन के स्कूल संचालकों को सरकार की तरीके से क्या सहयोग चाहिए, वो सहयोग की बात करते हैं। जैसे आपने कहा मान्यता वाला मामला बहुत छोटा सा मामला है जी, बिजली की बिल वाला मामला बहुत छोटा सा मामला है। क्या ऐसे मामलों को शॉर्ट आउट करके हम उन चीज़ों को सरकार से करवा सकते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो स्कूल संचालकों को पूरा ध्यान इस पर रखना चाहिए कि सरकार से हम युक्ति संगत क्या मंगवा सकते हैं, तो सब स्कूल संचालक एक बार एक हो जाए तो वो पूरा हो जाएगा। हमने हर मुद्दे पर आपसे बात करने की कोशिश की और बहुत ही बेबाकी से, बिल्कुल एक खुले मन से आपने हर सवालों का जवाब दिया। आपने बहुत बेबाकी से जो जवाब दिया इस पूरे सवालों का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, और इस शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सीधा सवाल के आज के एपिसोड में हमने बात की पूर्व स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री दीपक जोशी जी से। दीपक जोशी जी से हमने कोशिश की कि शिक्षा की जो अभी आज की जो स्थिति है, जो बदली हुई स्थिति है कोरोना के बाद, वो स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, क्या स्कूल मैनेजमेंट क्या कर सकता है, सरकार की तरफ से भी क्या भूमिका हो सकती है, अभिभावकों की क्या भूमिका हो सकती है, या बदले हुए परिदृश्य में शिक्षा को किस तरह से लेकर आगे बढ़ा जा सकता है। हर सवाल का दीपक जोशी जी ने बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया, और मुझे लगता है कि जिस सेंसिटिविटी के साथ, जिस संवेदना के साथ आपने इस विषय को पकड़ा है, इस विषय को समझ रखते हैं और इस विषय के बारे में हमें सजेस्ट किया है, हमें लगता है कि अगर इसी संवेदना और के साथ हमारे शिक्षा मंत्री अगर इस बात को आगे लेके जाएंगे, और चूँकि प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत ही सेंसिटिव है, मुझे लगता है इस मांग को दीपक जी के माध्यम से भी यदि हम आगे लेके जाएंगे तो एक सॉल्यूशन कहीं ना कहीं निकाल पाएंगे। सीधा सवाल के आज के एपिसोड के माध्यम से मैं सरकार से केवल यही विनती करता हूँ कि जल्दी से जल्दी स्कूल खोलने का एक मापदंड तय करिए। स्कूलों को किस प्रकार से मदद की जा सकती है, स्कूल संचालकों को किस प्रकार से मदद की जा सकती है, क्योंकि स्कूल, प्राइवेट स्कूल भी इस प्रदेश का ही एक रीढ़ है, तो इनके लिए क्या किया जा सकता है, मेरे ख्याल से इस पर ज़रूर कोई ना कोई निर्णय लेना चाहिए। सीधा सवाल में हम ऐसे ही हर एपिसोड में अलग अलग मुद्दों पर बात करते रहेंगे। यदि आपको फिर भी कोई अपनी बात रखनी है तो इस नंबर पर या इस नीचे दिए ईमेल आईडी पर अपनी बात लिख सकते हैं। और अगर आपको हमारा शो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल